जय हिंद। न्यूज़ विद आज़ाद खालिद में आपका स्वागत है और आज का प्राइम टाइम न्यूज़ विद आज़ाद खालिद लेकर हाजिर है आपका मेज़बान आज़ाद खालिद। प्राइम टाइम न्यूज़ में आज हम बात करेंगे उस व्यवस्था की जिसके अंदर हम खुद अपने ही देश के लोगों की दुश्मन बन रहे हैं, बल्कि अपने देश की अखंडता तक को दांव पर लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, विदेशों में हमारी जो छवि है और जिन देशों से हमारी दोस्ती है और जिन देशों की नज़र में हम दोस्त हैं, उनकी नज़र में भी हमको कहीं ना कहीं दागदार करने की शायद कोशिश की जा रही है। तो क्या इन बातों का बीजेपी को या सत्ताधारी दल को या सरकार को पता नहीं है? क्या इन बातों का इल्म सरकारी एजेंसीज को और सुरक्षा एजेंसीज को नहीं है? क्या इसको लेकर सरकार गंभीर नहीं है? क्या सरकार इन पर कार्रवाई करेगी, और अगर कार्रवाई करेगी तो कब करेगी? इन तमाम सवालों को लेकर आज प्राइम टाइम न्यूज़ विद आज़ाद खालिद में हम बात करेंगे। आज हम सबसे पहले उन लोगों की बात करेंगे जो कोरोना जैसे संकट में भी, जहां देश और दुनिया पूरी तरह उलझ गई है और कहीं ना कहीं सहम गई है, वहां भी वो अपनी सांप्रदायिकता से बाज नहीं आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें की जा रही हैं जो कि शायद बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और ख़ास तौर से आज मैं बड़ी गंभीरता के साथ उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करूंगा जो कि सत्ताधारी बीजेपी से जुड़ा है। जी हां, आज मैं आपको बीजेपी के सोशल मीडिया सेल पर उनकी जो साइट्स हैं, उनके जो पेजेस हैं, उनके जो ग्रुप्स हैं, उस पर कुछ ऐसे रिपोर्ट्स और कुछ ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणियां दिखाऊंगा जो कि शायद किसी भी सभ्य समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। हालांकि इसको लेकर मैंने और हमारे संगठन ने बाकायदा राष्ट्रपति महोदय को और सरकार को शिकायत भेजी है और इस पर कार्रवाई करने की बात की है, और इसी पर आज हम आपसे बात करेंगे। और सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आप जरा देखिए। सोशल मीडिया पर कई अलग अलग नामों से बनाई गई बीजेपी सोशल मीडिया के ये वो पेज हैं जो इन दिनों फेसबुक से लेकर हर सोशल प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। जी हां, ये उसी बीजेपी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो इन दिनों सत्ता में है। इतना ही नहीं, इसी बीजेपी का शासन देश के अधिकतर राज्यों में भी मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए न सिर्फ कई दशक लगे, बल्कि उसके कार्यकर्ताओं और उसके रणनीतिकारों ने बेहद मेहनत भी की है, जिसके नतीजे में भारत की जनता ने बीजेपी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका भी दिया। लेकिन इस सबके बावजूद उसी सत्ताधारी बीजेपी की सोशल साइट्स पर कोई ठोस काम, विकास और सबका साथ सबका विकास या सबका विश्वास जैसे नारों के बजाय इस तरह की नफरत भरी पोस्ट ही क्यों नजर आ रही हैं? दरअसल ये एक सवाल है, आखिर क्या वजह है कि बीजेपी के लगभग हर सोशल मीडिया साइट पर इसी तरह की पोस्ट मौजूद हैं? कहीं कोई किसी गांव को जला देने की बात कर रहा है, तो कहीं कोई हाथ में धारदार हथियार लेकर किसी विशेष समुदाय को धमकाने की बात कर रहा है। कहीं कोई साधु बता रहे हैं कि बीजेपी कैसे साधु समाज को अरबों रुपए की संपत्ति का मालिक बनाकर उनसे कुछ खास काम लेने की कोशिश कर रही है। 16 जरा आप भी सुनिए। अप्रैल को जो जघन्य हत्याकांड 2 संतों का, जूना अखाड़े के 2 वृद्ध संतों का और उनके साथ उनके चालक का, जो मुंबई महाराष्ट्र के पालघर के पास कासा गांव में जो ये हत्याकांड हुआ है, ये बहुत निर्मम हत्याकांड है और इस पे संवेदना व्यक्त करने के शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन एक आक्रोश मेरे मन में है। ये दोनों साधु जूना अखाड़े के साधु थे। जूना अखाड़ा भारत में सबसे बड़ा धार्मिक संगठन है, सबसे बड़ा धार्मिक संगठन है। जूना अखाड़े के बराबर धर्म में ताकत किसी भी संगठन के पास नहीं है। 20 लाख से ज्यादा सन्यासी और खरबों नहीं, कई सौ खरब की, अरबों की नहीं, कई सौ खरब की संपत्ति और हर साल कई सौ अरब रुपए की आमदनी जूना अखाड़े के संगठन को, सन्यासियों को होती है। मैंने कभी भी आज तक धर्म के किसी भी मुद्दे पर आरएसएस ने, बीजेपी ने कुछ धर्म के मुद्दे उठाए हो और उनका समर्थन जूना अखाड़े के कुछ सन्यासियों ने कर दिया हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन जितना भी मेरा जीवन है, मैं जूना अखाड़े के सन्यासियों के पास बार बार जाता रहा हूं और उनके चरणों में निवेदन करता रहा हूं कि वो धर्म की रक्षा के लिए कुछ करें। लेकिन उनके पास बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं।
सरकार अपने बड़े बड़े कार्यों के लिए उनको नियुक्त कर देती है, उनको भी, और बाकी जो हमारे 12 अखाड़े हैं, अखाड़ा परिषद है, उनके पदाधिकारियों के पास सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, बड़े बड़े प्रोटोकॉल होते हैं। जी हां, ये बयान हमने बीजेपी की सोशल मीडिया साइट से ही लिया है, जो आज भी वहां मौजूद है। इसके अलावा आप ये भी सुनिए कि जो बीजेपी की सोशल सेल पर आज भी मौजूद है, क्या कह रहे हैं ये साधु महाराज, जिनके हाथ में ये धारदार हथियार भी है। नागे बाबा पूर्ण रूप से तैयार हैं। 3 तारीख को जब लॉकडाउन खत्म होगा देश के अंदर, तो हम ये प्रण लेते हैं कि उस दिन पूरा साधु संत सन्यासी नागा साधु पूर्ण रूप से महाराष्ट्र का घेराव करेंगे और उस गांव को जला के राख कर देंगे। आज मैं फिर से सभी सनातनियों बच्चों से ये प्रार्थना कर रहा हूं कि अब समय आ गया है, हमें एकजुट होना होगा और इस देश को और इस राष्ट्र को और हमारे अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए प्रयास तेज करने होंगे। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया, वंशी फेंको और उठा लो हाथों में हथियार, हाथों में हथियार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। चलिए फिलहाल आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं और उनके एक ड्राइवर की सरेआम मॉब लिंचिंग में हत्या के बाद महाराष्ट्र के सीएम ने साफ कर दिया था कि इस मामले में कोई सांप्रदायिक रंग आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, गलतफहमी के शिकार हुए हैं, जो बहुत ही निंदनीय बात है। एक तो मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो इलाका है आने जाने के लिए बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन। जिसे मराठी में कहते हैं ना दुर्गम एरिया, दुर्गम मतलब आने जाने के लिए बहुत ही कठिनाई होती है और वहां जाना भी हो तो दादरा नगर हवेली से आना पड़ता है। उस रात जिस वक्त ये घटना हुई, ये जो साधु थे वो जाना चाहते थे गुजरात, उनको रोका गया। दादरा नगर हवेली जो सिलवासा वगैरह केंद्र शासित प्रदेश है, वहां सीमा पर उनको रोका गया, वहां से उनको लौटाया गया। अब ये कोई चर्चा की बात नहीं हो सकती, अगर मगर में कोई मतलब नहीं है। अगर वहां पर उनको रोका जाता और दूसरे दिन सुबह महाराष्ट्र सरकार के साथ कोई सलाह मशवरा करके इनके बारे में निर्णय हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं, दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, इसमें कोई भी सांप्रदायिक बात है नहीं। 100 से भी ज्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है, पुलिस की हिरासत में है। इसमें 5 जो इनके मुखिया थे वो भी आज कस्टडी में है और 100-150 जितने भी हो, जो भी लोग इसमें शामिल होने की संभावना है, उनकी तलाश जारी है। और फिर से मैं एक बार कहता हूं कि जो भी लोग इसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे, कृपा कर ऐसा मत करें। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी ने यह भी बताया था कि इस मामले पर उनकी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बात हो चुकी है और खुद गृह मंत्री तक ये मानते हैं कि पालघर के मामले में कोई मुस्लिम वहां मौजूद नहीं था। अमित शाह जी से भी हुई है, सुबह उनका फोन था, कल योगी जी का भी फोन था और उनको भी मैंने सारी बात समझाई है। अमित भाई ने भी, उनको भी पता है कि यहाँ कोई अगल बगल में ऐसी कोई दूसरे संप्रदाय या मजहब के लोग रहते नहीं है, तो इसमें सांप्रदायिकता की बात है ही नाही, ह्याच्यामध्ये धर्मांधता नाहीये। अमित शहाशी मी जेव्हा बोललो त्यांना पण हे ते अर्थात ते देशाचे गृहमंत्री, त्यांच्याकडे पूर्ण माहिती येत असते आणि त्यांनी सांगितलं कि उद्धव जी मुझे पता है यहाँ ऐसी कोई बात हुई नहीं है। तो फिर आखिर क्यों कुछ लोग इस मामले को सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं और आखिर ये सब सत्ताधारी बीजेपी की सोशल मीडिया साइट्स पर ही क्यों हो रहा है? तो क्या इस सब के लिए बीजेपी ने उन लोगों को इजाजत दे रखी है या बीजेपी इस सबसे अनजान है? दरअसल इस सबसे भी ज्यादा खतरनाक है हमारे एक सांसद का वो ट्वीट जो इन दिनों चर्चा में चल रहा है। हालांकि ये ट्वीट कई साल पुराना था, लेकिन उन्होंने इसको इसी वक्त क्यों दोबारा निकाला और जब मामले ने तूल पकड़ा तो उसको डिलीट भी कर दिया गया। दरअसल उन्होंने अपने ट्वीट में न सिर्फ अरब महिलाओं को बल्कि पूरे मुस्लिम समाज की महिलाओं को बच्चे पैदा करने को लेकर अपमानित किया था,
जिसके बाद अरब जगत में बवाल खड़ा हो गया है और न सिर्फ भारत की दोस्त वाली छवि को नुकसान पहुंचा है, बल्कि हमारे करोड़ों भारतीय जो अरब देशों में काम करके अपने परिवार का और देश का भला कर रहे हैं, उनके लिए भी संकट की स्थिति पैदा हो गई है। इस सब पर भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बीजेपी के नेता श्री यासिर जिलानी का क्या कहना है। यासिर जिलानी से संपर्क नहीं हो पाया, उन्होंने बाकायदा मैसेज करके इसके लिए माफ़ी और माजरत चाहिए है और उनके द्वारा जो हमको संपर्क करने के लिए या अपना जो बयान देने की कोशिश की जा रही है वो नहीं पहुंच पा रहा है हम तक। और आज वो वैसे भी बहुत बिजी रहे, कई चैनल्स पे वो डिबेट में थे, लेकिन उनका कहना ये है कि विदेशों में, ख़ास तौर से खाड़ी देशों में जो भारत की छवि को ख़राब किया जा रहा है उसके अंदर भी कुछ लोगों की साजिश है। हालांकि उसको लेकर इन्होंने खुलासा तो नहीं किया, लेकिन वो इस बात को लेकर गंभीर हैं कि भारत की छवि को अगर कोई भी ख़राब करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, सरकार सख्ती से निपटेगी। बहरहाल सवाल यही है कि जब एक राजनीतिक दल को देश के विकास के, देश के भलाई के वादे के बाद देश की जनता ने सत्ता सौंप दी है, तो फिर अब विकास और जनहित के बजाय इस तरह के भड़काऊ मामले क्यों प्रचारित किए जा रहे हैं? सवाल सर्वधर्म संभाव नहीं हो सकता। मैं संतों से बहुत कहता रहा हूं कि यदि आप लोग धर्म की रक्षा के लिए आगे नहीं आए तो आप भी नहीं बचोगे। इस्लाम और जितनी भी सनातन की विरोधी शक्तियां हैं, एक दिन वो आपको भी निशाना बनाएंगी। हो सकता है कि अभी ये जो 2 महंत मरे हैं ये कोई छोटे स्तर के महंत हों, लेकिन यदि इनके हत्यारों को उचित दंड नहीं मिला और दूसरे हिंदू जो मारे जा रहे, आज हिंदू कहीं भी कीड़े मकोड़ों की तरह मारा जा रहा है और हिंदू की लाश राजनीति के काम आती है। हर जगह यही होता है। दिल्ली तक में हिंदू कीड़े मकोड़ों की तरह मारा गया। हिंदू जो पुलिस वाले थे उन्हें मुसलमान जिहादी औरतों ने पीट पीट कर मार दिया। सवाल यही है कि क्या ये सब कुछ बीजेपी की मर्जी से हो रहा है और क्या इस सब पर देश की सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस की नजर नहीं है? क्योंकि ऐसी भड़काऊ बातें न सिर्फ देश का माहौल खराब कर देश की अखंडता को खतरा पैदा करती हैं, बल्कि देश की छवि पूरी दुनिया में भी खराब कर रही हैं। हमने इस मामले पर भारत के आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से तुरंत एक्शन लेने के लिए शिकायत भी की है, जिसके बाद अब उम्मीद ये की जा सकती है कि जल्द ही ऐसी बातों पर अंकुश लग सकेगा। बीजेपी का सोशल मीडिया किस तरह से नफरत फैलाने का काम कर रहा है, अगर ये वाकई में बीजेपी के सोशल मीडिया से जुड़े हैं और बिल्कुल ऑथराइज हैं तो इनकी ये बातें गंभीर हैं, और अगर ये नहीं है और बीजेपी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है और इस पर लोगों की और ख़ास तौर से सत्ताधारी दल की नज़र नहीं है, ये भी अपने आप में गंभीर बात है। लेकिन सवाल यही है जो कि आज हम उठाना चाह रहे थे प्राइम टाइम न्यूज़ विद आज़ाद खालिद में, कि क्या ये वो लोग हैं जो राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, लेकिन कोरोना जैसे संकट में भी इनकी न तो भाषा, न इनका अंदाज, न इनकी हमदर्दी देश के सामने नज़र आ रही है। और जहाँ तक सरकार की गंभीरता का सवाल है, यकीनन प्रधानमंत्री महोदय पूरी तरह गंभीर हैं और देश को लेकर और देश की छवि को लेकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कोशिशें की हैं वो एक सराहनीय कदम है। लेकिन इस तरह के लोग न सिर्फ देश की छवि को ख़राब कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट जैसे देशों में, अरब कंट्रीज़ में, ख़ास तौर से जो महिलाओं को लेकर वहाँ पर टिप्पणी की गई है उससे भारत की छवि तो ख़राब हो ही रही है, लेकिन जो करोड़ों भारतीय वहाँ पर काम कर रहे हैं, अपने रोज़गार को तलाश करने के लिए वो घर छोड़कर वहाँ पर गए हुए हैं, उनके लिए भी संकट एक तरह से खड़ा हो गया है। ख़ास तौर से उस सूरत में जबकि बेरोज़गारी देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। करोड़ों लोग जो भारत से जाकर गल्फ कंट्रीज़ में, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान, जबकि उनमें हिंदुओं की बहुत बड़ी तादाद है, गैर मुस्लिम जो समाज है उसकी बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन फ़िलहाल हम बात हिंदू या मुसलमान की या किसी धर्म की नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो भी रेवेन्यू कमा रहे हैं वो भारतीयों का पेट भर रहे हैं, वो जो रेवेन्यू कमा रहे हैं वो भारत की इकोनॉमी को और भारत को मजबूत कर रहा है। तो क्या ऐसे में हम राष्ट्रभक्ति की बात करते हुए इस तरह की बातों को पनाह दें, सपोर्ट करें या इनका विरोध करें? ये एक सवाल मैं आपके सामने छोड़कर जा रहा हूँ। आप भी अपने जवाब और कमेंट से हमको राह दिखाएं, राय दें अपनी, ताकि हम इसको खुल के सामने आकर अपने देशवासियों को समझा सकें, बता सकें कि असल में राष्ट्रभक्ति क्या है और राष्ट्रभक्ति के लिए हमें क्या करना होगा। आज फिलहाल अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें, इतना ही, और कल फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।